नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ और इस मौके पर आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:15 पर पहुंचेंगे सचिवालय। पुष्कर सिंह धामी सीआईआई के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी करेंगे और शाम 4 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। इसके अलावा शाम 5:30 बजे पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन, जिसमें शिरकत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। इसके अलावा उनके कई सारे प्रस्तावित कार्यक्रम हैं जिनमें वो हिस्सा लेंगे। शाम 5:30 बजे पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके अलावा सीआईआई के अधिकारियों के साथ भी वर्चुअल बैठक करेंगे। आयुष्मान भारत योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके अलावा सीआईआई अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए इसमें पहुंचेंगे। 5:30 बजे पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पर 3 साल पूरे हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना को। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इसमें क्या कुछ खास रहेगा? इसके अलावा सीएम के क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम अटल आयुष्मान योजना की बात करें तो उत्तराखंड में इस योजना को लागू हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। अगर बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो अटल आयुष्मान जो योजना है वो स्वास्थ्य विभाग में मील का पत्थर साबित यहाँ पर हो है। गरीबों को जो 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो इलाज फ्री इलाज मुहैया कराने की जो सरकार की ये योजना थी, जिसका नाम अटल आयुष्मान योजना है, उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। कहीं न कहीं जो राज्य की जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम लोग नहीं थे, उनको कहीं न कहीं इस योजना से लाभ मिला है और लोगों ने अपना जो इलाज है वो अटल आयुष्मान के तहत किया है, जिसमें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है किसी भी व्यक्ति को जो है इलाज कराने की अनुमति है। प्रीति जी। और यहाँ पर सीएम की और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि और भी कई सारे कार्यक्रम हैं, उनकी भी विस्तार से जानकारी चाहेंगे। 5:30 बजे पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीआई अधिकारी के साथ भी यहाँ पर वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो अटल आयुष्मान योजना है उसको लेकर आज 3 वर्ष पूरे होने के बाद जो है इसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है और कैसे ये योजना यहाँ पर इम्प्लीमेंट और तरीके से की जाए ताकि हर उस गरीब व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम यहाँ पर आज होना है। साथ ही मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो पुष्कर धामी 11 बजे एक निजी होटल में यहाँ पर पहुंचेंगे। वहां पर अटल आयुष्मान आरोग्य मंथन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री को लगभग 12:30 बजे के लगभग सचिवालय में पहुंचना है। सचिवालय में पहुंचने के बाद 12:30 पर सीआईआई के पदाधिकारियों के साथ वो जो है वर्चुअल बैठक करेंगे। 4 बजे माना जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। शिक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, प्रदेश में किस प्रकार से शिक्षा की जो उच्च गुणवत्ता है उसको लाया जाए, प्रखरता के साथ मैदान में उतारा जाए शिक्षा नीति को, उस पर जो है मुख्यमंत्री की जो है अधिकारियों के साथ बैठक है। साथ ही जो राजकीय शिक्षक संघ है उनकी जो विभिन्न लंबित मांगे हैं उन पर भी बैठक हो सकती है। साथ ही अगर बताना चाहूंगा कि शाम को 5:30 बजे प्रदेश में जो पेयजल विभाग है, पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे कि कैसे शुद्ध पानी जो है गांव-गांव तक, हर गांव के उस व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि आजकल बरसात का समय चल रहा है और कई जगहों पर जो है पहाड़ी मूल में जो है गंदा पानी लोगों को पीने तक पहुंचता है। तो क्या वहां पर इस वक्त सरकार द्वारा जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा किस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वयन में लाई गई, उन पर जो है बैठक की जाएगी। साथ ही जो है किस तरीके से हम जो अमृत योजना है प्रधानमंत्री की, कि हर घर जल हर घर नल जो योजना लाई गई है उसको किस प्रकार
प्रकार जो है घर घर तक पहुंचाया जाए, उस पर भी विचार मंथन यहाँ पर प्रीति हो सकता है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री के कई सारे प्रस्तावित कार्यक्रम रहने वाले हैं और आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और हरिद्वार से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आनंद गिरी का आश्रम सील कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के बाद लगातार इसमें जांच की जा रही है और इसमें जो मुख्य आरोपी जिनका सुसाइड नोट में जिक्र करके गए हैं नरेंद्र गिरी, उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। उनके आश्रम को सील कर दिया गया है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। मई 2021 में इमारत पर कार्रवाई की गई थी। सुसाइड नोट में नाम आने के बाद आनंद गिरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और हरिद्वार में आनंद गिरी के आश्रम को सील कर दिया गया है। आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और इसी के तहत यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आनंद गिरी का जो आश्रम है उसको सील कर दिया गया है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके आश्रम को सील कर दिया गया है। 2021 में इमारत पर कार्रवाई की गई थी और अब इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। सुसाइड नोट में उनके नाम का जिक्र है कि उन्होंने ही उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया। देखिए, ये आनंद गिरी का आश्रम था ये, और आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है और थोड़ी देर में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनको एक नोटिस भी सर्व की गई है कि किन परिस्थितियों में सील तोड़ी गई है और इसका जवाब तत्काल दें। इसके जवाब आने के उपरांत हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत कठोर कार्रवाई। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। आज भी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं, उनको अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, देर रात से ही लगातार उत्तरकाशी में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, इसकी वजह से धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झमाझम बारिश लगातार वहां पर जारी है और ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में हुए लैंडस्लाइड की वजह से धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, बाधित हो गया है और मौसम विभाग की तरफ से आज भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार मानसून रफ्तार पकड़े हुए है। हालांकि बीच बीच में इसकी रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन लगातार बारिश वहां पर जारी है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह पर। और अब रुक करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। टायर शोरूम में भीषण आग लगी है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। शोरूम में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो चुका है। शॉर्ट सर्किट इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है आग लगने की। टायर का शोरूम था जिसमें भीषण आग लगी और वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग टायर शोरूम के अंदर लगी है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। शोरूम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। शॉर्ट सर्किट, हालांकि अभी यहां पर शुरुआती जो जांच की गई है, जो जानकारी मिली है वो ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, क्या अपडेट मिल पा रही है इस खबर को लेकर?
बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी देहरादून के जो कारगी चौक है वहां पर एक टायर शोरूम में जो है कल देर रात जो है भयानक आग लग गई, जिस पर जो है फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और अनंत फानंद में फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद जो है उस टायर शोरूम में जो आग थी उसको बुझाने का काम वहां पर फायर ब्रिगेड ने किया। टायर शोरूम में जो आग लगी उसका जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, क्योंकि अफरा तफरी का जो माहौल वहां पर देखने को मिला। अफरा तफरी में वहां पर पुलिस पहुंची और जो है आग बुझाने का काम जो है किया गया। उसके बाद काफी लंबी जद्दोजहद के बाद जो है कारगी चौक पर जो आग लगी थी टायर शोरूम में उसको बुझा लिया गया। और यहाँ पर क्या कोई आंकलन कर लिया गया है कि कितने का नुकसान हुआ है इस घटना में, या कोई जनहानि हुई है? देखिए प्रीति, अगर बात करें नुकसान की तो नुकसान काफी हुआ है, लेकिन अभी तक जो उसकी घोषणा है वो घोषणा नहीं हुई है कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि देर रात का ये मामला है और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आज जो प्रशासनिक अमले हैं वो किस प्रकार उसका आकलन करते हैं। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आंकलन नहीं हो पाया है, लेकिन अंदाजन ये कहा जा रहा है कि लाखों का सामान अंदर रखा हुआ था शोरूम के अंदर, जो कि जलकर राख हो चुका है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यहाँ पर डेंगू का सिलसिला लगातार जारी है, इसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। दून में डेंगू के 3 और मरीज सामने आए हैं। डेंगू की चपेट में एक महिला और 2 पुरुष भी आए हैं। अब तक डेंगू के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि चिंताजनक है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कुल आंकड़ा डेंगू से ग्रस्त मरीजों का 21 हो चुका है। 21 लोग डेंगू से ग्रस्त हैं। डेंगू की चपेट में एक महिला और 2 पुरुष आए हैं। कोरोना के साथ साथ डेंगू का कहर भी यहां पर अब देखने को मिल रहा है। दून में डेंगू के 3 और मरीज अब सामने आए हैं, जिसमें एक महिला है जबकि 2 पुरुष हैं जो कि डेंगू की चपेट में आए हैं। और कुल आंकड़ा डेंगू से ग्रस्त मरीजों का 21 हो चुका है। 21 लोग डेंगू से ग्रस्त हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि दून में जो है डेंगू का कहर जो है फिर बढ़ने लगा है। लगभग 21 डेंगू के जो मरीज हैं उनकी पुष्टि अभी तक हो चुकी है। कल भी जो है दून में 3 मरीज जो है डेंगू के मिले हैं, जिसमें से एक महिला और 2 पुरुष डेंगू की चपेट में आए हैं। हालांकि मरीजों की हालत जो है सामान्य है, लेकिन सबसे ये है प्रीति यहाँ पर कि जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन लीपापोती यहाँ पर करने जा रहा है, क्योंकि न तो वार्डों में फॉगिंग हो रही है क्योंकि मच्छरों को नष्ट किया जाए, न पानी गंदे पानी की सफाई हो रही है, क्योंकि लगातार देखने को ये मिल रहा है कि नगर प्रशासन लीपापोती यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है, जहाँ एक और कोरोना की महामारी चल रही है। कोरोना अभी गया नहीं है, दिन प्रतिदिन जो है कभी 20 कभी 21 केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो स्वास्थ्य महकमा है या फिर नगर प्रशासन की जो टीम है वो लापरवाही यहाँ पर बरत रही है। कहीं न कहीं इस लापरवाही का जो अंजाम होने वाला है वो भविष्य में खतरनाक देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार लगातार डेंगू के 21 मामले यहाँ पर सामने आ गए हैं, उसके बावजूद नगर प्रशासन की लापरवाही कहीं न कहीं संदेहों के घेरे में दिखाई दे रही है। प्रीति, आप कह रहे कि हॉस्पिटल में छिड़काव नहीं हो रहा है कीटनाशकों का, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था है स्पेशल डेंगू के मरीजों के लिए? क्या किसी प्रकार का कोई स्पेशल वार्ड बनाया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर जरूर है, लेकिन जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन के द्वारा जो गली मोहल्लों में जो छिड़काव होता है, चाहे उसकी बात करें हम चूने की बात करें या फिर डीटीसी की बात करें या फिर फॉगिंग की बात करें, तो ये सफाई की बात करें, यहाँ पर कहीं न कहीं कोताही यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नगर प्रशासन जो है पूरी तरह सक्रिय नहीं है और लीपापोती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो सफाई की व्यवस्था है, चाहे डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए जो फॉगिंग होती है, फॉगिंग की व्यवस्था अगर देखें, चाहे ब्लीचिंग पाउडर छिड़कने की बात देखें या नालियों की सफाई की बात देखें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, और लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर लापरवाह दिखाई दे रहा है। शुक्रिया कैलाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और कुल आंकड़ा 21 हो चुका है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हो गया है। अब तो जलाए की लकड़ी ले के लिए जंगल भी ना जाए पड़ते और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखे जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के प्रथम चरण में 1.47 करोड़ परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे प्रदेश की महिलाओं को धुआं जनित बीमारियों से छुटकारा मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब महिलाएं भी प्रदेश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त 2021 को की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन एक भरे हुए सिलेंडर के साथ दिए जा रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। धन्यवाद मोदी जी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आपके विधायक से सीधा सवाल, पानीपत से विधायक प्रमोद विज के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण करने ऋषिकेश पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शिवपुरी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर बन रही टनल का जायजा लिया। इसके साथ ही त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सा लेकर उत्तराखंड के विकास के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की। माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा हमारी विरासत है, माँ गंगा हमारी धरोहर है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज यहाँ पर गंगा आरती देखने का कि माँ को नमन करते हुए मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे। बुधवार को लक्सर शुगर मिल परिसर में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने शिरकत की। टिकैत ने कहा कि किसान अगले 10 साल तक दिल्ली को घेर कर बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर देहरादून को भी सील कर आंदोलन की चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के लोगों से 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद में साथ देने की अपील की। फसलों के रेट के सवाल पे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा, 3 काले कानून जब तक वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, उसका लाभ पूरे देश को होगा। बंद नहीं रहेगा। बंद का मतलब बंद है भाई, कोई सड़कों बनाए, बंद का मतलब बंद है, बिल्कुल देशव्यापी बंद है। सभी दुकानदारों से हम कहेंगे कि उस दिन हमारा सहयोग करें और 10 महीने में मान जाएगी सरकार। तो गांव वालों से आपने कहा कि तो वोट की चोट करना है, वोट की चोट। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। हरीश रावत ने दलित कार्ड पर बोलकर राजनीति को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुनिए हरीश रावत का क्या कुछ कहना है।
और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है आज कितना हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर के केंद्र और राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया। हरीश रावत के दलित मुख्यमंत्री वाले बयान पर कांग्रेस में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बयानबाजी से बचते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन ने कहा है कि हरीश रावत इस उम्र के पड़ाव पर हैं कि वो खुद नहीं जानते कि क्या क्या बोल जाते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है प्रीतम सिंह जी ने क्या कहा। अगर मेरी जानकारी और उनका स्टेटमेंट मैं खुद सुनूंगा तो उसके बाद ही प्रतिक्रिया दूंगा। इस पर क्या नहीं, मैंने कहा ना कि मैं सुनूंगा तो तब उसके बाद। मैंने दलित चेहरे पर लेकर मैंने कल कह दिया, जो कह दिया उसको आपने समाचार पत्रों में भी, चैनलों में भी देखा। देखिए, हरीश रावत जी के लिए तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हरीश रावत जी क्या बोलते हैं। वो उम्र के उस पड़ाव में कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलते हैं। हरीश रावत जी अभी कुछ दिन पहले अपने चेहरे की वकालत कर रहे थे। 2017 में उनके चेहरे के साथ क्या हुआ ये उत्तराखंड की और देश की जनता ने देखा है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत द्वारा पाकिस्तानी सेना के जनरल को भाई कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत जैसे वरिष्ठ राजनेता उस व्यक्ति को भाई कह रहे हैं जिसके हाथ हमारे सैनिकों के खून से रंगे हैं। ऐसा सोचा समझा बयान देकर किस तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, और कहा कि वोट बैंक को साध रहे हैं। कांग्रेस की ये रणनीति देश का मनोबल तोड़ने वाली है। आज हरीश रावत जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला है, जिसमें वह पाकिस्तान के जनरल बाजवा को प्रा यानी कि भाई कह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है जिसके हाथ भारतीयों के, उत्तराखंड के वीर जवानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं। और हरीश रावत जी, आप देवभूमि के रहने वाले हैं, जहां के प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में है। इस तरह का बयान देना, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।